नमस्कार दोस्तों। आज आपको दिखाने वाले इस वीडियो में 13 सितंबर 2021 को हुए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फुल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज के दिन आपको हम असिस्टेंट अकाउंटेंट का फुल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो हम लेकर के आए हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा आपके आने वाली परीक्षा का, जो कि दिसंबर 2021 में होने वाली है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक लेखाकार, जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। इसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे आने वाली परीक्षा का। तो पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के कोने पर स्थित होता है। आपको सीधे सही आंसर बताते हैं, ऊपर बाएं। ठीक है, देखिए ग्रीन कलर से जो भी है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर बाएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉट नेट फ्रेमवर्क डैश द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहां पर ध्यान न दीजिएगा क्योंकि जिनका पीडीएफ था ये, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया होगा, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, यदि सी भाषा में एक्स वाई जेड क्रमशः टाइप, चैट, इंट और फ्लोट के सूचक चर हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा, चारों आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक्स वाई और जेड का आकार समान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मीडिया प्रारूपों को खोजने और उन्हें मल्टीमीडिया कंटेंट के रूप में सुपुर्द करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया संलेखन टूल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से कौन सा लेटर्स और रिपोर्ट्स जैसे व्यावसायिक दस्तावेजों को बनाने यानी क्रिएट, संपादित, एडिट करने और सहेजने यानी सेव के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन से आपको एक एनालिसिस हो जाएगा इस पेपर से कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ओ लेवल का यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान आपका मांगा गया है। ठीक है, ओ लेवल मांगा गया है, आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए आपको ओ लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको केवल ज्ञान होना चाहिए ओ लेवल का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मान्य ईमेल आईडी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्सेस डैश institute@gmail.com। ये क्या है, ईमेल आईडी मान्य नहीं है। ठीक है, गलत है ये। और बाकी ये सभी आपका सही है, जो भी दिया है आपके ऑप्शंस में। वीडियो रोक करके देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन बोला था, तो इसमें पहले आपके 50 क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर के, उसके बाद अर्थमेटिक के दिया हुआ है जितना भी बोला था आपसे क्वेश्चन 25, उसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के दिया हुआ है, और उसके बाद 75 क्वेश्चन दिया हुआ है अकाउंटेंसी का। ठीक है, उसमें अकाउंटेंसी है, इनकम टैक्स है और ऑडिट भी है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिकलनात्मक समस्या को हल करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अल्गोरिथम। ठीक है, अल्गोरिथम हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर, इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वैन। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वैन। देखिए ये क्वेश्चन शायद आपके लेखा लिपिक में भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया था ये क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का है 12, दिया गया कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो यहां पर देखिए आपके दो ऑप्शन दिए हुए थे, इसको पढ़ लीजिएगा। हम आपको इसको सीधे आपको क्वेश्चन, हमारा मकसद है आपको क्वेश्चन दिखाना कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य है, यानी जो दोनों दिए हुए थे ये दोनों सत्य हैं। इसके बाद अगला देखिए सी प्रोग्राम से पूछा गया था 13 नंबर, सी प्रोग्राम में स्थैतिक चरों, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स का जीवन काल। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य प्रोग्राम के अंत तक होता है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कहां से क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर 14 नंबर पर
क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है कुछ गलती की वजह से, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आर्ट था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न MS एक्सेल फंक्शन, ठीक है, MS एक्सेल फंक्शन का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए है ऑप्शन डी 12। ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ इक्वेशन दिया गया था एक, इक्वल टू फ्लोर 14 4। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें से कौन सा यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो ये आप सभी को पता होगा, यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फुल फॉर्म से, ध्यान दीजिएगा। इसी हिसाब से हम लोग आगे परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, जो कि आपकी दिसंबर 2021 में होगी। फॉर्म 8 तारीख से भरा जाएगा 28 तारीख तक। ठीक है, 28 तक भरा जाएगा और दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी के पोर्ट का उपयोग समानता मॉनिटर को किसी कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा VGA पोर्ट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग क्रोम में क्रैश्ड कंटेंट, ठीक है, चेस्ट है ये, चेस्ट कंटेंट को ध्यान में ना रखते हुए वर्तमान पेज को फिर से लोड करने के लिए किया जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है शिफ्ट F5। ठीक है, देखिए शॉर्टकट की पूछा गया था यहाँ पर, तो ये भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि इस पेपर का एनालिसिस करवाइए, इस पेपर को दिखाइए, तो आपके लिए हम ले करके आए हैं, क्योंकि कल हमें एक स्टूडेंट से मिल पाया है जिनका नाम है विजय बाबू, तो उन्होंने हमें ये पेपर सेंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 19, CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड CPU द्वारा निष्पादित चक्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सारे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं कंप्यूटर के। निम्न में से कौन सा TCP का पूर्ण रूप है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मिला यहाँ पर फिर से फुल फॉर्म का, यहाँ पर TCP का फुल फॉर्म जो कि आपको बता दिया गया है, हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा वैध प्रक्रम अवस्था प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टारविंग। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स, स्टारविंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा वर्ण सी, ठीक है, सी से देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सी लैंग्वेज से, में परिवर्ती नामों वेरिएबल नेम्स के लिए स्वीकृत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट स्पेस वर्ण, ठीक है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 23 नंबर, सी हैश में डैश संबंध परक ऑपरेटर और तार्किक ऑपरेटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ था आपका 6 और 3। अगला क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ALU, ठीक है, ALU क्या है, कंप्यूटर के CPU का एक भाग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सी लैंग्वेज से, देखिए फिर से सी से पूछा गया था। तो 25 नंबर, सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए थे, ये कथन आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका होगा ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है, यहाँ पर दोनों में कोई भी फंक्शन जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, देखिए क्या आया था, NIC एक हार्डवेयर घटक है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। NIC पद क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका NIC का फुल फॉर्म बताना था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपके लेखा लिपिक में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्टूडेंट ने बताया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, MS एक्सेल सेल, ठीक है, MS एक्सेल सेल में निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग सूत्र फॉर्मूला प्रविष्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा A। इसके बाद अगला है, फिर देखिए सी लैंग्वेज से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यानी यहाँ पर पूरा टारगेट किया गया है सी लैंग्वेज को असिस्टेंट अकाउंटेंट में। सी लैंग्वेज में निम्न सारणी ब्यौरा, ठीक है, एरे डिक्लेरेशन, जो कि आपको क्वेश्चन इससे बताया गया था, पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है, 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको वीडियो रोक करके। 29 नंबर, डैश अवयव HTML पेज का मूल अवयव
रूट एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप लोग देर से आए हैं यहाँ पर वीडियो में, कि यहाँ पर आपका हो रहा है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो कि 13 सितंबर 2021 को आप लोग का हो चुका है। काफी दिन बाद हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा था, तो कल मुझे मिल पाया है, तो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फील्ड ईमेल भेजते समय खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? 2। फिर से देखिए, ईमेल भेजते समय खाली नहीं छोड़ा जा सकता है 2। किसको भेजना है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका ईमेल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 31, सी में निम्न सारणी ब्यौरा का आकार कितना है यदि वर्ण को 1 बाइट मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा सी बाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी बाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आवक पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त, विश्लेषित और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर। फटाफट हम लोग देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आए थे आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था, नॉन इंटरेक्टिव होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, TCP/IP नेटवर्क कितने लेयर के होते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 5 लेयर के होते हैं। ठीक है, 5 लेयर होती है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है? देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 36, जो कि एक बार फिर से क्वेश्चन मिसिंग है और इसका सही आंसर था SRC। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। एक बार फिर से सी लैंग्वेज से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोनों कथन आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको बताना होगा दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है ये है आपका सही आंसर। तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ठीक है, ये भी सत्य है और दूसरा वाला भी सही है। इसके बाद अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका भी यूपीपीसीएल का एग्जाम है। इसके बाद अगला 38 नंबर, मल्टीमीडिया के संबंध में सैंपलिंग रेट समय की वह संख्या है जो एनालॉग ध्वनि प्रति डैश लेती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS पावर पॉइंट में रेडो ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है रीडू है। ठीक है, रीडू आप सभी को पता होगा, कंट्रोल वाई से होता है रीडू, और अंडू किससे होता है? कंट्रोल जेड से होता है अंडू। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पंक्ति प्रकार यानी रो वाइज क्रम से सेल अंकन पर विचार करते हुए MS एक्सेल वर्कशीट में दूसरी सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B1। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, देखिए, यदि इंटीजर को 2 बाइट्स स्पेस की आवश्यकता है तो निम्न सी सारणी का आकार कितना होगा? तो यहां पर देखिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था, इसके हिसाब से आपको बताना था 24 बाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए 42 नंबर पर पूछा था, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो कितने बिट होते हैं इसमें? 32, 32। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। इसके बाद 43 नंबर पर, यदि दिया गया कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, पहला वाला हो जाएगा असत्य, ये गलत था, और दूसरा वाला हो जाएगा सत्य। सॉरी, यहाँ पर है दोनों असत्य। ठीक है, यहाँ पर दोनों असत्य है आपका। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से वीडियो रोक करके। हमें बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सी लैंग्वेज, एक बार फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, करीब स्टूडेंट ने बताया था 15 से 20 क्वेश्चन सी लैंग्वेज से आपके एग्जाम में आए थे। तो सी लैंग्वेज डैश द्वारा विकसित किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो
तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला है 45 नंबर, सी हैश में परिवर्ती नाम वेरिएबल नेम केवल डैश और डैश के साथ शुरू हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, इनमें से कौन सा एसक्यूएल का पूर्ण रूप है? देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखने को मिला है, फुल फॉर्म से एसक्यूएल का पूछा था, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47, जब आप MS पावर पॉइंट में पहला प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम डैश होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहता है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन 1। जब आप भी देखते होंगे प्रेजेंटेशन बनाते होंगे और उसका आप फाइल को सेव नहीं करते हैं, सेव करने से पहले क्या नाम ऊपर लिखा रहता है, प्रेजेंटेशन 1। और जैसे आप वर्ड में करते हैं तो क्या लिखा रहता है, डॉक्यूमेंट 1 ऐसे लिखा रहता है। तो पावर पॉइंट में लिखा रहता है प्रेजेंटेशन 1। जब उसके बाद आप सेव करने के बाद कुछ भी नाम देते हैं तो वो नाम आपको वहां पर डिस्प्ले होने लगता है, दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन था देखिए कंप्यूटर का 48 नंबर, क्रोम में इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग क्रोम इक्वागेटो मोड, ठीक है, इक्वागेटो मोड में नया विंडो खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+N। अगला क्वेश्चन था 49 नंबर, MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो यहां पर आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, Ctrl+D, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए था क्वेश्चन 50 नंबर, देखिए ये था लास्ट क्वेश्चन आपका 50, लगातार आपका देखिए कंप्यूटर का दे रहा था। तो आपका ये था पार्ट, कौन सा था, पार्ट 1, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफिक कार्ड्स जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AGP स्लॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए यहाँ पर शुरू हो चुका है सेक्शन अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आइए देखते हैं, कोई दो अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 3 गुने से 4 अधिक है, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या अंकों के योगफल के 7 गुने से 3 अधिक है, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा था ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए अंकगणित में, अर्थमेटिक में, पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण लागत को डिग्री में, यहाँ पर पाई चार्ट नहीं दिया है इसने, तो क्योंकि मिसिंग है, कुछ होगा कोई दिक्कत की वजह से, दर्शाया गया है, लोहे पर खर्च होने वाली राशि के सापेक्ष ईंटों पर अधिक व्यय ज्ञात करें जब निर्माण की कुल लागत 2,70,000 है। देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10,500, ठीक है। मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन दिखाना कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपको एक एनालिसिस अंदाजा लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो के आगे है आपको अकाउंटेंसी का क्वेश्चन भी बताना है। तो देखिए तीसरा नंबर ये था, स्थान A और B एक दूसरे से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, स्थान A से कोई कार और स्थान B से कोई दो पहिया एक साथ चलना शुरू करते हैं। यदि कार और दोपहिया भिन्न भिन्न चाल से समान दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1.5 घंटे में मिलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में कार की लागत बतानी थी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 40। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर मिसिंग है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 6 भी मिसिंग है। अब मिसिंग क्यों है ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, इसको पढ़ देते हैं। के कौन से अधिकतम मान के लिए संख्या 7316 के 24 से 6 विभाज्य है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7। तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं अकाउंट्स पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 संख्याओं का औसत 42 है जबकि इनमें से 8 संख्याओं का औसत 45 है। यदि शेष 2 संख्याओं का मान बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30। अगला है, निम्न हिस्टोग्राम में 10 अंकों वाली किसी परीक्षा में 37 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं, किसी छात्रों को 6 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19, यहाँ पर सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ भी मिसिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सरल करें। अब देखिए यहाँ पर किसको सरल करना है, यहाँ पर ये मिसिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी अकाउंट का क्वेश्चन दिखा पाए,
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर मैथ का, तो ये था आपका, देखिए इसको करना था, ठीक है, वीडियो रोक करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये था, बार ग्राफ से संबंधित था। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये था आपका मैथ का, अर्थमेटिक का था। 5 वर्ष पहले किसी पिता की आयु, देखिए यहाँ पर एज से संबंधित आप लोग पढ़ते होंगे, एज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था एज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा था, किसी व्यक्ति को 4760 में साइकिल बेचकर 15%, देखिए यहाँ प्रतिशत यानी परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा था आपका, देखिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 5% का लाभ हुआ था। देखिए क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग, आगे बढ़ते हैं। 18 भी क्वेश्चन मिसिंग है। इसके बाद 19 देख लीजिए, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी छात्रावास में 280 छात्रों, तो यहाँ पर क्या निकालना था, भोजन कितने दिनों में पर्याप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर ये संबंधित क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः 1748 और 4 हैं, इनमें से एक संख्या 76 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर आपका था 168। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, अगर आप और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपका देखिए लिंक किसी लोग का काम नहीं कर रहा है, तो अगर लिंक ना काम करे तो आप हमारे चैनल से सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है कॉमर्स इनकम टैक्स अकाउंटेंसी। जैसे ही आप इतना डालेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको था, ठीक है, 25 नंबर, इसको रोक करके देख लीजिएगा। तो ये सभी आपके हो गए अर्थमेटिक के क्वेश्चन, यानी किसके हो गए, आपके मैथ के। ये सभी आपके 25 क्वेश्चन हो गए मैथ के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद अब शुरू होता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। देखिए यहां से आपका शुरू होता है 30 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन दोनों के। तो पहला क्वेश्चन था इंग्लिश का, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, 2 more steel plants will be set up by मित्तल एंड कंपनी। तो इसका सही आंसर आपका देखिए है बी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी देखिए यहाँ पर इडियम से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इडियम से। तो किसका पूछा था, टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका आंसर हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली। इसके बाद तीसरे नंबर पर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। देखिए एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा गया था, किसका पूछा गया था, रेकलेस का, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉशंस, ठीक है, रेकलेस का हो जाएगा, एंटोनिम्स यानी होता है विलोम शब्द। इसके बाद अगला 4 नंबर पर, चौथे नंबर पर है, पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शन, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, एरर से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको एरर देखना था, तो हो जाएगा आपका इज इन्वेलपिंग दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और क्या पूछा था, फ्रेज, यानी इडियम और फ्रेज से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरीड आउट। आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी आया था, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, दूसरा क्वेश्चन दिखा एंटोनिम्स का, तो यहाँ पर आपको बताना था लैंग्वेज का, तो हो जाएगा इनर्जेटिक, यानी विलोम शब्द है इसका ये। इसके बाद 8 नंबर पर, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसको आपको एक्टिव फॉर्म में बनाना था सेंटेंस को, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स से मिला हमें तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट का बताना था, तो हो जाएगा वैग्यू हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स मतलब होता है बिल्कुल सेम उसी तरह का कोई भी शब्द, और एंटोनिम्स मतलब होता है उसका उल्टा यानी विलोम। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश का,
करेक्ट डायरेक्ट फॉर गिवन सेंटेंस, इसको डायरेक्ट फॉर्म में करना था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में दिया है, इसको डायरेक्ट में करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन वाला दूसरा नंबर। आइए इसके बाद अगला देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आया था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स से पूछा गया है क्वेश्चन। डेलिकेट, इसका हो जाएगा फ्रेगिल, ठीक है, फ्रेगिल हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर, 15 क्वेश्चन पूछे थे आपका जनरल इंग्लिश से, तो 30 नंबर पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आपको ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स से मुझे मिला अभी तक दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेंसिटिव, ठीक है, इंसेंसिटिव हो जाएगा। सिनोनिम मतलब होता है बिल्कुल सेम, समान। इसके बाद 15 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा होल्ड ऑन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव फॉर्म में इसको करना था, ये सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ था और पैसिव में हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक पूछा था यहाँ पर, तो आपको भरना था यहाँ पर सिंस। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, एक यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक से फिर से पूछा गया है, आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है और यहाँ पर भरना था फ्रॉम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, इससे सिनोनिम्स मिला हमें तीसरा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका अबंडन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, गिव हियर आर 6 सेंटेंस S1 to S6, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको क्या करना था, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था, इसको आपको अरेंज करना था, यानी मतलब कि ऊपर नीचे दिया हुआ था सेंटेंस, इसके आपको क्रमबद्ध लगाना था कि इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी CBAD। इसके बाद अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, गिव हियर आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर देखिए आपको जम्बल्ड दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको क्रमबद्ध इसको करना है। अगला बताते हैं आपको क्या दिया हुआ था, कंप्रहेंशन दिया हुआ था यहाँ पर, जिसको आपको पैराग्राफ पढ़ करके इन सभी क्वेश्चन के जवाब बताने थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आप पढ़ लेंगे अपने आप से। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर रोक देते हैं क्योंकि आप लोग आराम से पढ़ सके यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको अकाउंट आप फिर नहीं देख पाएंगे, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे आपके, क्वेश्चन 22 हो गया, इसके बाद फिर से दिया हुआ था एक, वही है 23 नंबर, और इसके बाद फिर से वही दिया हुआ है कंप्रहेंशन, क्वेश्चन नंबर 24, ये सब आपको देखिए सॉल्व करना था इस तरह से। इसके बाद देखिए आगे कंप्रहेंशन फिर से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, यानी 5 क्वेश्चन पूछे थे आपके कंप्रहेंशन के। इसके बाद अगला है 26 नंबर, हिंदी शुरू हो गया यहाँ से 26 से, टुक टुक शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा टुकड़ा। इसके बाद द्विगु समास, ठीक है, यहाँ पर पूछा था द्विगु समास का पूर्व पद कैसा होता है, सही हो जाएगा संख्या बोधक, यानी जिसमें भी संख्या पहले बता दे, ठीक है, संख्या जिसमें भी पहले बता दे वो हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद अगला है सलाई शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम सलाई देखिए ये है तद्भव रूप, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, यानी ये बनावटी है, और इसका बिल्कुल शुद्ध क्या हो जाएगा, शलाका, ये है बिल्कुल शुद्ध यानी तत्सम। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है भक्त, ठीक है, भक्त क्या है, विदेशी शब्द नहीं है। इसके बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए हुए थे, इसमें से आपको शुद्ध बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा ये ग्रीन वाला, मेरा नाम आनंद कुमार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, वाक्य के अंत में लगे विराम चिन्ह का नाम है, यानी यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगा था पूछ रहा है इसका नाम क्या है, तो यह है प्रश्नवाचक, आप सभी को पता होगा, ये सभी करके आए होंगे आप लोग,
इसके बाद 32 नंबर, मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं, रेखांकित शब्द का संज्ञा है। तो रेखांकित शब्द यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहा है, हो सकता है यहाँ पर निभाना हो सकता है, हो तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगला है 33 नंबर पर, जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया से पूछा गया है। नेक्स्ट है, पतीले में बहुत दूध है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनिश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण, हो सकता है यहाँ पर दिया हो विशेषण बहुत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला 35 नंबर क्या था क्वेश्चन, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। यहाँ पर आपको बताया गया है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधों में काना राजा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लोकोक्ति, देखिए आया था। इसके बाद अगला खग का समानार्थी शब्द है, तो आप सभी ने इसको कर दिया होगा पक्षी। ठीक है, खग का पर्यायवाची क्या होता है, समानार्थी क्या होता है, पक्षी। इसके बाद अगला 37, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का। ठीक है, जो भी वायदे का पक्का होता है उसका अर्थ क्या होता है, बात का धनी। अगला क्वेश्चन 38, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना है, उपसर्ग से पूछा है, प्रकाश। अगला विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो आप सभी ने यहां बता दिया होगा विद्यार्थी का संधि भेद कौन सा है, दीर्घ संधि है। अगला भूतकाल में मुख्यतः कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अगला हिंदी का पूछा था, विलोम शब्द पूछा था, युग्म कौन सा गलत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अगले वाले यानी दिसंबर 2021 में। तो यहाँ पर देखिए तीव्र और प्रकाश, देखिए ऐसे यहाँ पर था जटिल सरल, धूप छां, नीचे था अंत आदि, तो उसी तरह ये बिल्कुल गलत था, तीव्र प्रकाश, तीव्र का हो जाता है आपका मंद। इसके बाद 42 का है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हो चुका है 13 सितंबर 2021 को पेपर बता रहे हैं आपको, और आने वाला एग्जाम आपका, इसका पहले तो एप्लीकेशन डेट आने वाली है 8 अक्टूबर, उसके बाद एग्जाम होगा दिसंबर 2021 में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए डेली इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, आप सारी वीडियोस देख करके पता कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन 43, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवयव। अगला देख लेते हैं हिंदी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, हम सब शिमला जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद है, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला है, जो नया आया हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है नवागंतुक नवागतुक। ठीक है, हो जाएगा क्या था, जो नया आया हुआ हो। इसके बाद अगला है 47 नंबर, यहाँ पर आपको एक कंप्रिहेंशन यानी गद्य दिया हुआ था, गद्यांश, इसको पढ़कर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने थे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा रोक करके, गद्यांश पहले पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 48, इसके बाद अगला क्वेश्चन 49, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। फ्रेंड्स अब आपके काम का शुरू हो रहा है, यहां से अब शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस अकाउंटेंसी और ऑडिट और इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन अकाउंटेंसी, ऑडिट और इनकम टैक्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके काफी ज्यादा काम का है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया उपहार जहां उपहार का मूल्य डैश कम है को कर मुक्त अनुलाभ में रूप के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 रुपए। अगला क्वेश्चन था, डैश के अनुसार एक परिसंपत्ति के उपयोग जीवन के बाद उसकी अवक्षय, ठीक है, डिप्रिसिएबल राशि के सुव्यवस्थित आवंटन को अवमूल्यन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर था कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची शेड्यूल 2।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था अकाउंट्स का, निर्धारित वर्ष 2020-21 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम अनुमत कटौती है। तो 80C के क्या है, 1,50,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, वेतन शीर्ष के अंतर्गत आय तभी कर योग्य है यदि अदाकर्ता यानी पेयर और अदाता पेड के बीच संबंध है, नियोक्ता कर्मचारी। ये क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया गया है, आप लोग देखिएगा वीडियो, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5, कंप्यूटर की खरीद को कार्यालय खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है, उपरोक्त को डैश के रूप में जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक त्रुटि। इस प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या आया था, कौन से इनमें से कौन सा शब्द जो दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है चारों में से कौन सा सत्य है। तो सत्य कौन सा है आपका, बी वाला हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो, फिर उसके बाद इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल संतुलन, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस 10,000 रुपए है। बैंक समाधान विवरण, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पूछा था, का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9,000 रुपए। इसके बाद अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से असत्य है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 9, ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन शब्द ऑडियर से हुई है जिसका अर्थ है सुनना। इसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स, दूसरा वाला, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11, विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आया हुआ है, BOE, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आहर्ता और अदाता कभी एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, और बाकी सब आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 12, विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी अच्छा लेवल रखा गया था आपका अकाउंटेंसी का। क्वेश्चन नंबर 13, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 192A में कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना के समय पूर्व कर योग्य निकासी पर डैश की दर से कटौती का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10%। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 14, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अरूपांतरित, ठीक है, अनकमिटेड पेंशन पर है पूरी तरह से कर योग्य। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, इनकम टैक्स का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, आपको बताया गया था ये क्वेश्चन, अगर आप देखे होंगे तो। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 15, इनमें से कौन कमीशन से संबंधित एक त्रुटि ही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः चूक। अगला क्वेश्चन 16, लेखा परीक्षक ऑडिट द्वारा सभी दस्तावेजों साक्ष्यों की परीक्षा डैश है जो क्लाइंट के रिकॉर्ड में दर्ज लेन देन का प्रमाणित का समर्थन करने के लिए उपलब्ध होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाउचिंग। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर ग्रीन वाला सी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है और इस नियम धारा 139A में निर्दिष्ट कोई भी लेन देन निष्पादित करता है, वह मुद्रित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन के विवरण में देते हुए में एक घोषणा करेगा। तो क्या घोषणा करेगा, फॉर्म नंबर 60। अगला क्वेश्चन देखिए 19, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ पोजीशन स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ बन जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन
21 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ रहे थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो 21 नंबर था असत्य सत्य वाला। तो सही आंसर आपका असत्य जो होगा वो ये हो जाएगा डी वाला, प्राथमिक उद्देश्यों को आकस्मिक उद्देश्य भी जाना जाता है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है। 22 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठनों को डैश के अनुसार अपने आय व्यय खाते और बैलेंस शीट तैयार करना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन धारा यानी सेक्शन 194C निवासी ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को किए गए भुगतान से स्रोत कर कटौती का प्रावधान है। पिछले वर्ष 2019-20 के लिए ठेकेदारों को भुगतान पर धारा 194C के तहत टीडीएस की दर होगी जहां अदाता, ठीक है, जहां पेई कोई व्यक्ति या एचयूएफ है, एचयूएफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है, 1% हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद अगला है, यहाँ पर आपको बताना था इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी वही ऑप्शन सी, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा सही आंसर। अगला है देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से भी आपको बताना था कौन सा असत्य है, तो गलत है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। 26 नंबर गौतम को की गई 400 रुपए की बिक्री को सही ढंग से बिक्री रोजनामचा, ठीक है, में दर्ज किया गया था, लेकिन गलत ढंग से राम को 40 रुपए डेबिट के रूप में पोस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर बताना आपको उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट से भी क्वेश्चन आए थे। तो सही आंसर हो जाएगा गौतम अकाउंट डेबिट 400, राम डेबिट टू राम अकाउंट टू 40, ठीक है, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट टू 360, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आए थे एंट्री से रिलेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 आ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ द कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है रिसीव्ड एंड पेमेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन 28 ऑन रिसीव्ड ऑफ द बिल विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज मेड बाय द पेई इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी या मेकर ऑफ द बिल। इसके बाद अगला है 29 नंबर। देखिए पेपर बहुत लंबा था, एक साथ में पूरा पढ़ना सही नहीं है। इसके बाद देखिए 29 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार डैश, यहाँ पर लिखा हुआ है बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, विद्युत आपूर्ति उत्पादन में लगी कंपनी के मामले को छोड़कर बैलेंस शीट को डैश में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 3 का भाग 1। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है। मैंने वीडियो 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोक दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 31। टोटल अकाउंट से थे क्वेश्चन 75, अभी हम पहुंचे हैं 31 पर। तो देखिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या था, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है ना, आप लोग को क्लियर है ना आप लोग को, बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, आप लोग ने ये भी पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32। धारा 194B के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम, ठीक है, कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य खेल को जीतने पर प्राप्त आय किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, को भुगतान करता है, तो उसके लिए डैश की दर से उस समय पर आयकर की कटौती करना आवश्यक है यदि भुगतान की राशि डैश से अधिक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30%, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपए। इसके बाद अगला है, जब कोई, ठीक है, जब भी कोई लेखा परीक्षा यानी ऑडिट संचालित की जाती है तब परीक्षक यानी ऑडिटर की जिम्मेदारी को नियंत्रित करने के लिए SA 200 द्वारा
जारी मूलभूत सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा असत्य है। देखिए आपको बताना चाहेंगे, ऐसे पूछा है ऐसे 200 और आपके लेखा लिपिक में पूछा था एस ए 700, ये आया था आपके में लेखा लिपिक में, और यहाँ पूछ रहा है ऐसे 200, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डैश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए दिए गए ऋण के लिए देय ब्याज के संबंध में कटौती प्रावधान की प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80EEB। अगला क्वेश्चन 35, जिसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो रोक दिया है 2 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा, इसका आंसर भी आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन 36, धारा 80 CCE द्वारा निर्धारित वर्ष 2020-21 के लिए धारा 80C, 80CCC और 80CCD1 के तहत कटौती की कुल राशि तक सीमित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1,50,000 रुपए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 37, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैंने पॉज कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है 38 नंबर, ये भी आप देख सकते हैं, ये सभी आपको हम बता रहे हैं जो कि 13 सितंबर 2021 को यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हो चुका है। काफी दिन बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिल पाई थी, कल मुझे एक फ्रेंड से मिल पाई, स्टूडेंट से मिल पाई है, उन्होंने भेजा है, तो आपको बता रहे हैं आज, ठीक है, ये पढ़ लिया होगा आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39, श्री एक्स ने 30,000 रुपए के मासिक वेतन पर 1/7/2019 यानी 1 जुलाई 2019 को एक नौकरी पकड़ी। PYE 2019-20 के लिए उसका कुल वेतन होगा, तो कितना हो जाएगा 2,70,000 रुपए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्या पूछा था, ठीक है, जिन्होंने भी पेपर नहीं दिया था उनको अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पर काफी क्वेश्चन अंदाजा लग रहा होगा आपको कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही हैं। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिए होंगे, वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। 41 नंबर, स्वतः संतुलनशील प्रणाली यानी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया था, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से आपको बताना था कौन सा कथन गलत है, तो हो जाएगा बी, और बाकी सब सही है। इसके बाद 42 नंबर, शाखाओं पर वस्तुओं को चार्ज करने की विधि के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर भी भैया आपको बताना था कौन सा कथन गलत है चारों में से, तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये कथन गलत है और बाकी सब सही है। और इसके बाद पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब इसको आप पढ़िए आराम से वीडियो रोक करके, और इसको आप बताइए कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है, भुगतान का वादा हमेशा सशर्त होता है। अगला 45 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से आपको बताया गया था कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पढ़ के बताना होगा। सही आंसर आपका था सी वाला। इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन, तो इसका भी आपको पढ़ के इसका आंसर बताना था कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन 47, धारा 203AA के अनुसार आयकर महानिदेशक प्रणाली को वित्तीय वर्ष के बाद 31 जुलाई तक डैश में टीडीएस का विवरण देना होगा। देखिए टीडीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, टीडीएस से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म 26AS। अगला धारा 80QB के अंतर्गत यदि एक भारतीय निवासी को पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ विशेष पुस्तकों के लेखक के रूप में आय प्राप्त होती है, तो उसके लिए अधिकतम कटौती होगी, तो 3 लाख होगी, ठीक है, 3 लाख रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निवासी
व्यक्तियों के मामले में बैंक सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के लिए धारा 80T के तहत एक कटौती की अर्हता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर आपका बन जाएगा 50,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, लेखांकन मानकों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पर अवमूल्यन किए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, घटक, कंपोनेंट आधार। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 51 पूछा था क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट में। डैश के अनुसार कंपनियां और फर्मों को विहित प्रपत्र में नियत तिथि पर या उससे पहले प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए आय या हानि का विवरण दाखिल करना होगा। ठीक है, अनिवार्य है। कब है? धारा 139(1). इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर भी देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 53। An employee is covered under the Payment of Gratuity Act 1972। तो इसको आपको बताना था, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल बी। तो सही आंसर लास्ट ड्रॉन सैलरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो आपको बताना था कौन सा सत्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य बताना था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य है? ये आपको बताना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेन देन को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशि और खातों की गैर इरादतन छोड़ने या जोड़ने की समानता के रूप में जाना जाता है। तो त्रुटि, ठीक है, क्या बोला जाता है? एरर, त्रुटि। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है अभी तक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये कथन पढ़ने थे और इसमें बताना था कौन सा सत्य है, तो हो जाएगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि मुंबई में स्थित एक घर के किराए का भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(13)(a) के तहत मकान किराए भत्ते के छूट प्राप्त मूल्य की गणना करते समय वेतन के डैश का विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 50%। इसके बाद अगला, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके। हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। इसके बाद है, अवमूल्यन की गणना के उद्देश्य से इनमें से कौन सा खर्च संपत्ति की लागत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो संपत्ति की लागत का हिस्सा कौन नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा स्टाफ प्रशिक्षण लागत। क्वेश्चन नंबर 62, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन आइडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर डैश इज एलिजिबल टू इक्वल और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, ये भी छूट जो आपको मिलेगी केवल 2 बच्चों पर, 2 चिल्ड्रंस पर मिलेगी। इसके बाद अगला देखिए, इनमें से कौन सत्यापन की एक तकनीक नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? बियॉन्ड बजटिंग। बाकी निरीक्षण, पुष्टि, अवलोकन ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 64, दैश डील्स विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना था पढ़ के। इसमें से अगला क्वेश्चन 66, ये भी आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसके बाद पढ़ लेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये था आपके सामने 67 नंबर, विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देनदार द्वारा विनिमय पत्र का आहरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और कंप्यूटर में सी लैंग्वेज से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? ये भी आपको वही करना था यहाँ पर भी, तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। इसके बाद है बैंक समाधान विवरण यानी BRS की सुविधा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। BRS में वे सारी त्रुटियां दिख जाती हैं जो रोकड़ बही में हो जाती हैं लेकिन पासबुक में नहीं। अगला क्वेश्चन था,
डैश इज अ वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आंसर हो जाएगा आ सम ऑफ ईयर्स डिजिटल मेथड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद अगला है देखिए 71 नंबर। देखिए पेपर खत्म होने वाला है क्योंकि 75 क्वेश्चन थे टोटल। तो 71 पर है, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डैश में उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में एक व्यक्तिगत निर्धारित को कटौती प्रदान की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 71 का हो जाएगा सी। ठीक है, 71 का हो जाएगा सी, धारा 80E। अगला, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A इज वेरिएबल फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अप टू। तो आंसर हो जाएगा 50,000। अगला क्वेश्चन फिर से वही सत्य असत्य वाला, तो ये आप कर लेंगे इसको पढ़ के, वीडियो रोक करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप पूरा देख नहीं पाएंगे। 74 नंबर, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो आपकी आने वाली परीक्षा है इसी के हिसाब से और भी जो भी हमें पता चलेगा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इसी हिसाब से तैयारी करा जाएगा अगले एग्जाम की। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा, ठीक है, सब सेक्शन 12 के उद्देश्य से यदि लेखा परीक्षक ऑडिटर के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की जा रही है, ठीक है, तो वह केंद्र सरकार को इस मामले की सूचना तुरंत देगा जो कि उसके जानकारी में आने के डैश से अधिक ना हो और आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर लिया गया हो। तो सही आंसर आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पूरा मैंने आपको बता दिया आज का पूरा पेपर, आज का सॉरी मतलब कि 13 सितंबर 2021 को हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, पूरा पेपर मैंने आपको दिखा भी दिया है। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, और मेन आपका अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, ऑडिट, सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया था और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी यूपीपीसीएल का एग्जाम दिए थे, ठीक है, या देने वाले हैं, तो उनको एक एनालिसिस हो जाएगा उनको भी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।